नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको बोर्ड प्लेनेट पे। जी हाँ, आज बहुत ही एक बात जानकर आप खुश रहे होंगे कि आज एकेडमिक स्टार्ट होने जा रहा है, हो चुका है। तो आप दिल खोल करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सच ही कहा जाता है कि जब पढ़ाने वाला दिल खोल कर पढ़ाए तो पढ़ने वाले को भी दिल खोल कर पढ़ना चाहिए। जी हाँ, आज क्लास 10th के पोइट्री पढ़ाने वाला हूं। क्लास 10th के पोइट्री POETRY पोइट्री आज बताऊंगा। उस पोइट्री का पहला चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण। बर्फ का कण यानी आप डस्ट का मतलब होता है धूल, डस्ट का मतलब आप कण भी बोल सकते हैं, डस्ट का मतलब बुरादा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण। तो कोई भी चैप्टर का जो नाम होता है ना, कंपोज्ड बाय, किसी के द्वारा ही लिखा जाता है, कंपोज्ड बाय। अब यहाँ पे किसके द्वारा कंपोस्ट किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, रिटेन किया गया है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। किताबों में, बुक में आपको ली वर्ड नहीं दिखाई देगा, बस रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आपको बहुत ही खुशी हो रहा होगा कि अब हम सभी बोर्ड प्लेनेट के एक्सपर्ट टीचर्स आप लोगों को दिल से तैयारी कराने में लगे हुए हैं। आपको तब तक आपका मदद किया जाएगा जब तक कि एग्जाम क्लास में ना बैठ जाए, एग्जाम रूम में ना बैठ जाए। तो आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का लेक्चर मिस न करें, न छोड़े। तो पोएट्री, ये जो पोएट्री का जो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर है, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जो आप नहीं जानते होंगे। जानते हैं अगर आप तो बहुत खुशी की बात है, बट यहाँ पे अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लें कि पोएट्री POETRY पोएट्री, पोएट्री आप पढ़ रहे हैं या पोएट्री का पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, और कोई कहा कि बताओ आप पोएट्री पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, तो आपने जवाब दिया कि जी हाँ पोएट्री पढ़े हैं। अगर किसी ने पूछ दिया कि पोएट्री क्या है, पोएट्री में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, पोएट्री में क्या क्या चीज एग्जाम में पोएट्री से पूछता है, तो चलिए इसी को हम लोग विधिवत जानेंगे। पोएट्री का दूसरा नाम है पोयम। पोएट्री का दूसरा नाम है पोयम। इसका हिंदी होता है कविता। इसका हिंदी क्या होता है बाबू, क्या होता है? कविता। अब चाहे आप पोएट्री कहिए या पोयम कहिए, इसका हिंदी होता है कविता। अब चलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पोएट्री कहें या पोयम कहें, इसको लिखने वाले या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब पोएट्री को कोई रिटेन किया है या तो मेल या तो फीमेल। ध्यान समझिए, अगर पोएट्री को मेल यानी पुरुष लिखे हैं तो उनको हम इंग्लिश में पोएट कहते हैं, POET पोएट। इसका हिंदी होता है कवि। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा पॉइंट, अगर पोएट्री को फीमेल लिखी है, कौन? फीमेल। फीमेल का मतलब स्त्री। फीमेल में स्त्री आ गई। स्त्री में चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो या बुढ़िया हो, इन तीनों को हम स्त्री बोलते हैं। और इस पोएट्री को अगर फीमेल लिख रही है तो इसको इंग्लिश में पोएटेस कहते हैं, POETES। जी हाँ, पोएट्री को अगर स्त्री लिख रही है, फीमेल लिख रही है, तो उसको इंग्लिश में पोएटेस कहते हैं, हिंदी में कवियत्री कहा जाता है। हिंदी में कवियत्री कहा जाता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो या आपके साथ और भी 2 4 10 आपके दोस्त देख रहे हैं, तो उनको मैं दिल से यही सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो को नजरअंदाज न करें। और हाँ, एक और बात, आप अपने साथ
रफ और पेन अवश्य लेकर बैठे। बिना रफ पेन का आप इस तरीके से देखेंगे तो उस वक्त समझ में आएगा, फिर बाद में भूल जाएंगे। इसलिए आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें। ओके, टाइम इज मनी, समय ही धन है। मेल का मतलब होता है पुरुष। मेल का मतलब क्या होता है? पुरुष। क्या होता है जी? पुरुष। अगर ध्यान सुनिएगा यहां पे, पुरुष, तो पुरुष में चाहे लड़का हो पुरुष ही कहलाएंगे, मेल ही कहलाएंगे, चाहे आदमी हो चाहे बुढ़ा हो। अगर इस पोएट्री को लिख रहे हैं तो उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोएट कहेंगे। अगर पोएट्री या पोयम को फीमेल लिख रही हैं तो उसको इंग्लिश में पोएटेस कहेंगे, हिंदी में कवित्री। बोलिए ये पॉइंट आपको कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, वेरी गुड। अगर आपको कंसेप्ट फर्स्ट क्लियर हुआ तो प्लीज एक बार लाइक अवश्य करें, एक बार लाइक अवश्य करें, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी पढ़ाने का जो जज्बा है, जुनून है, वो और बढ़ता जाएगा। आपके लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा मतलब कि अभी भी मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, बट और भी जुनून आएगा, मन लगेगा पढ़ाने में। ओके, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट नंबर सेकंड, कंसेप्ट नंबर सेकंड, अब यहां पे जरा ध्यान दें। कंसेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर आप पोएट्री पढ़ रहे हैं, POETRY, पोएट्री या पोयम, तो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ध्यान दीजिए, पोएट्री में जो है ना, स्टेंजा बेस पोयम होता है, STANZA, बेस्ड ऑन स्टेंजा, BASED, बेस्ड ऑन स्टेंजा या स्टेंजाज। इसका मतलब क्या हुआ? पोएट्री जो है किस पे आधारित रहता है? स्टेंजा पे आधारित रहता है। अब चलिए स्टेंजा किसे कहते हैं, स्टेंजा किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिए जरा, आप लोग ध्यान से समझिए। आप क्लास 1 का बुक ले लीजिए, 1 से लेकर के 1 से लेकर 8वीं तक किताब आप उठाएंगे तो उसमें जो पोयम मिलेगा, पोएट्री मिलेगा, एक ही लाइन में पूरा जो है स्टेंजा होगा। एक स्टेंजा का मतलब क्या हुआ अभी जस्ट समझ में आपको आएगा। इसको ध्यान से देखिए और यहां पे अभी आपको समझ में आएगा। अब चलिए जरा यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आप क्लास 1 से लेकर के 8वीं की बात में करूं तो यहाँ पे लाइन खचा हुआ है, उस लाइन में जो है ना वह कविता का कहानी लिखा रहता है, उसमें कविता लिखा रहता है, और इन पूरे लाइन को मिला करके क्या बन जाता है? एक स्टेंजा बन जाता है। बट यहाँ पर भी लाइन लिखा हुआ है, खचा हुआ है, इसी लाइन में थोड़ा सा देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पे क्या हो रही है? गैपिंग हो रही है। तो उन 4 लाइन को मिला करके फिर से गैपिंग हो करके फिर 4 लाइन आ गया, फिर से गैपिंग करके फिर से 4 लाइन्स आ गया। तो इन सभी लाइन जो एक साथ एक लाइन में लाइन लगा हुआ है उसको हम स्टेंजा कहते हैं। और इसमें कितने स्टेंजा हैं? 3 स्टेंजाज हैं। फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा एंड थर्ड स्टेंजा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पोएट्री जो है ना किस पे आधारित रहता है? स्टेंजा पे। तो स्टेंजा कैसे मालूम करेंगे? तो 4 लाइन भी हो सकता है या 5 लाइन। बात को यहाँ पे ध्यान समझिए, क्लास 9th 10th में जाएंगे ना तो आपको ज्यादा 4 या 5 लाइन्स आपको मिलेगा, और 4 और 5 लाइन्स मिल करके एक आपका क्या बन जाता है? स्टेंजा बन जाता है। उसी तरीके से 4-5 लाइन्स मिल करके एक स्टेंजा बनता है, और बीच में गैपिंग हो करके फिर से 4-5 लाइन मिल करके फिर एक दूसरा स्टेंजा बन जाता है, फिर बीच में गैपिंग हो करके फिर से 4-5 लाइन मिल करके एक स्टेंजा बन जाता है। तो इसमें फायदा क्या है? पोएट्री में ये जो स्टेंजा है ना, इसको पढ़ने से फायदा क्या है? यही आपका बहुत ही इंपोर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनता है। लोग यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्टेंजा को नजरअंदाज नहीं करना है। अब मान लीजिए जरा आप क्लास 10th का पोएट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 6 या 7 चैप्टर टोटल होगा, तो एक चैप्टर में हो सकता है आपका 2 स्टेंजा हो सकता है 3 स्टेंजा हो सकता है 6-7 स्टेंजा हो। और उस स्टेंजा को पढ़ेंगे तो कहीं से भी एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम बोर्ड में
आप जब स्टेंजा किसी चैप्टर की स्टेंजा अच्छे से पढ़े रहेंगे तो होता क्या है कि कहीं से भी स्टेंजा उठा करके आपको एग्जाम पेपर में दे देगा और पूछेगा कि बताइए यह जो 4 लाइन का जो पोयम है ना किस पार्ट से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है। तो आप बता नहीं पाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि आप एक एक स्टेंजा आप बढ़िया से पढ़े नहीं है। जब आप अच्छे से एक एक स्टेंजा पढ़े होते तो आप बता देते कि हाँ यह स्टेंजा इस पार्ट से लिया गया है। पहला पॉइंट। तो स्टेंजा पढ़ने से यह फायदा है कि पोइट्री के स्टेंजा पढ़ने से यह फायदा है कि आपका कहीं से भी स्टेंजा दे दे और पूछे कि कौन सा पार्ट से लिया गया है, कौन सा पार्ट का ये स्टेंजा है, पोयम है, तो आप फटाक से बता देंगे कि इस पार्ट से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकता है कि अगर आप अच्छे से स्टेंजा पढ़े हैं, पोइट्री का अच्छे से स्टेंजा पढ़े हैं, तो उसमें आपको पूछ देगा कि यह 4 लाइन का जो पोयम है ना इसको लिखने वाले कौन पोएट कौन है या पोइटेस कौन है। तो आप ईमानदारी से बताइए, जब आप लेसन जानेंगे अच्छे से तभी तो उसका पोइट का नाम जानेंगे, तभी तो उसका पोइटेस का नाम जानेंगे। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप अच्छे से इसको पढ़े रहेंगे तभी तो आप लेसन या पोइट का नाम बताएंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो स्टेंजा पढ़ने से ये फायदा है। अब उसके बाद से तीसरा फायदा क्या है? एग्जाम में आता है। तीसरा फायदा यह है कि आप क्लास 10th में मान लीजिए लगभग 7 या 8 चैप्टर होगा, उसमें से एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर फिक्स है कि आप क्या कर लीजिए 4 लाइन का एक स्टेंजा क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने कहा कि क्लास 10th की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 10th में अगर 7 या 8 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर लगातार जो आपको आसान पोयम जो लाइन है आसान लग रहा है तो उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और उसमें पूछेगा कि राइट 4 लाइन्स पोयम। 4 लाइन का क्या कीजिए, कविता लिखिए। तो आप 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, इनमें से एक 4 लाइन का आप पोयम याद कर लेंगे और उसी को हूबहू लिख देंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 3 या 4 नंबर मिल जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार लाइक अवश्य करें। अब चलिए, तो स्टेंजा 4 लाइन का क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि जो आपके किताब में, जो आपके क्वेश्चन पेपर एग्जाम में क्वेश्चन जो पेपर मिलेगा उसमें आपका 4 लाइन का स्टेंजा देता है। 4 लाइन का क्या दे देगा, स्टेंजा दे देगा। और उस एग्जाम पेपर का जो स्टेंजा है ना वही उसी को देख करके उतारना नहीं है, नहीं तो वो आपको नंबर राइट 4 लाइन्स पोएम बोलेगा ना तो एग्जाम पेपर में जो स्टेंजा दिया रहेगा उसका नहीं लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो 1, 2, 3 चैप्टर में से अगर आप पोएम याद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप 4 लाइन का लिख सकते हैं, तो यहां से मार्क्स बन जाएगा। अब चलिए कंसेप्ट नंबर 3 थोड़ा सा और है, ध्यान से देखिए। उसके बाद से हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और उसका बेसिक जानकारी ना हो, बेसिक इंफॉर्मेशन ना हो तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अब चलिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आप पोइट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? POETRY, पोइट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पोइट्री का दूसरा नाम है पोयम। अगर आप पोयम पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्वेश्चन पूछता है रैमिंग वर्ड, RHYMING, रैमिंग वर्ड्स पूछ देगा। फाइंड आउट रैमिंग वर्ड्स या राइट रैमिंग वर्ड्स। अब आपको रैमिंग वर्ड्स के बारे में जानकारी ही ना हो तो पढ़ने से कोई फायदा है क्या? तो एक एक पॉइंट में आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद से क्वेश्चन क्या पूछेगा? रैमिंग स्कीम, RHYMING, रैमिंग स्कीम। आप लोग ध्यान से सुनते रहे, समझते रहे, नोट डाउन करते रहे। एक भी कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, वरना आप पछताएंगे मेरे दोस्त। चलिए अब देखिए, तो पोएट्री में आपका क्वेश्चन फिर से पूछता है रैमिंग वर्ड्स या रैमिंग स्कीम। उसके बाद से राइट 4 लाइन्स पोयम, ये आपको क्या करेगा, पूछेगा। उसके बाद से वेरी शॉर्ट आंसर आपको पूछेगा। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें आपको कितना क्वेश्चन दिया रहेगा? 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको कितने का आंसर देना है? 2 का आंसर देना है। क्लियर हुआ? यहां से भी क्वेश्चन आएगा। पोइट्री में आपको लॉन्ग आंसर नहीं पूछता है, लॉन्ग आंसर नहीं पूछता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब चलिए जरा, उसके बाद से अब क्या आएगा? उसके बाद से आपको सेंट्रल आइडिया आता है, CENTRAL, सेंट्रल
आइडिया, मुख्य विचार। जैसे मान लीजिए आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हैं तो उसका मेन थीम क्या था, उससे क्या आपको सीख मिला, वो आपको मुख्य विचार क्या करना है, लिखना है। तो इसमें से भी नंबर आता है। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो पोएट्री कंसेप्ट नंबर 3 में क्या बताया हूं कि पोएट्री में से या तो रैमिंग वर्ड्स पूछेगा, रैमिंग स्कीम पूछ सकता है, राइट 4 लाइन्स पोएम पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर पूछेगा, लॉन्ग आंसर नहीं पूछता है, सेंट्रल आइडिया पूछेगा, और एक और बात, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, FIGURE, फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़े हैं तो एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है योग्य प्लेनेट, YOGYA, योग्य प्लेनेट। उसमें आप जाएंगे, इसको सर्च करेंगे तो उसमें जो है ना फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही विधिवत पढ़ाया गया है। आप उसको भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए जरा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, वेरी गुड। अब चलिए, और हाँ, एक चीज मैं और बताना भूल गया, अब एग्जाम में चाहे पोएट्री हो, चाहे प्रोज हो, चाहे सप्लीमेंट्री रीडर हो, सब में से इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं, चाहे मैथ सब्जेक्ट की बात करूं, चाहे पूरे इंग्लिश की ऑल सब्जेक्ट्स जितने भी हो, तो उसमें से 20-20 नंबर का एमसीक्यू आता है। ठीक है? तो आपका जो है पोएट्री में से, प्रोज में से और सप्लीमेंट्री रीडर में से भी आपका क्या दे सकता है, एमसीक्यूएस दे सकता है। तो ये कम से कम 2 या 3 नंबर का होगा, तो इसको भी आप मिस ना करें। तो आप एमसीक्यू तभी कर पाएंगे जब एक एक स्टेंजा अच्छे से पढ़े। तो चलिए, देर न करते हुए अब मैं आपको मेन पॉइंट पे लेकर जाता हूं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए, इस क्लास 10th का पोएट्री का पहला चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल, स्नो का मतलब बर्फ, यानी बर्फ का धूल। इसको रिटेन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस लेसन को लिखने वाले कौन है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट ली जो फ्रॉस्ट है, आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, यही जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। अब स्टेंजा पढ़ने से पहले अबाउट द पोएट के बारे में हम क्या कर लें, जानकारी ले लें। और एक बात ध्यान सुनिएगा, इसमें से जो कठिन, जो हार्ड वर्ड्स है ना, वो यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूँ, आपको लिख दिया हूँ। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए जरा ध्यान दीजिए, अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट was an American poet। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि थे। उनका जन्म यहाँ पे दिया है, उनका जन्म 26 मार्च 1874 यानी 26 मार्च 1874 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है जनवरी 29 जनवरी 1963 यानी 29 जनवरी 1963 को हो गई। अब चलिए, his work was initially published in England before it was published in the United States। कहने का मतलब क्या है, इनका जो वर्क था ना, शुरू में प्रकाशित हुआ, इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे ध्यान समझिए, हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी इनका जो वर्क है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इनका जो वर्क था शुरू में कहाँ पब्लिश्ड हुआ, इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद से ध्यान सुनिए, नो फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलिक्वल स्पीच। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिए, अगर कोई आपको वर्ड डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप इसमें से देख भी सकते हैं। नो फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस, इसका मतलब क्या है, यथार्थवादी चित्रण। उनका यथार्थवादी चित्रण के लिए जाना जाता है। ये यथार्थवादी चित्रण किसका? ऑफ रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए उनको जाना जाता है। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच, और क्या कहने का मतलब है, और उनके अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच का मतलब क्या हुआ, बोलचाल की भाषा, अमेरिकन बोलचाल की भाषा पे पकड़। यहाँ पे कमांड का मतलब क्या है, पकड़। अमेरिकन बोलचाल की भाषा के पकड़ पर भी उनको जाना जाता है। फ्रॉस्ट
wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century। इसका मतलब क्या है कि फ्रॉस्ट को फ्रिक्वेंटली, प्रायः अक्सर जो है ना, फ्रिक्वेंटली जो है फ्रॉस्ट फ्रिक्वेंटली wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century। इसका मतलब क्या है कि जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है ना, वो अक्सर लिखते थे अबाउट के बारे में। किसके बारे में लिखते थे? न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी वो जो है ना 20वीं शताब्दी के थे, ठीक है। तो अपनी शुरुआत जो है ना 20वीं शताब्दी में न्यू इंग्लैंड में ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई जो है सेटिंग्स, यानी यहाँ पे सेटिंग्स का हिंदी लिखा हूं, हालात के बारे में लिखे थे। यूजिंग देम, ताकि उन सबको प्रयोग करके, टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स, ताकि जो है ना जटिल सामाजिक और दार्शनिक विषयों पे क्या करने के लिए, एग्जामिन, खोज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए वो क्या करते थे, लिखा करते थे। अगला देखिए जरा, अबाउट द पोयम। अब किसके बारे में? पोयम, कविता के बारे में अब यहाँ पे बताया गया है। मान लीजिए आप पोएट्री के स्टेंजा पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या चीज बताया गया है, उसमें जो है, अभी लाइट कट गई तो अभी जस्ट लाइट आ रहा है। हाँ हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बीच में लाइट कट गया था तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज था, इसलिए लोड उठा नहीं पाया। तो आप लोगों को मैं क्या पढ़ाया इससे पहले, आपको अबाउट द पोएट, कवि के बारे में बता दिया हूं। अब आप लोग को अबाउट द पोयम, कविता के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ, आप कोई भी पोएट्री पढ़िए, कोई भी पोयम पढ़िए, प्रोज पढ़िए या सप्लीमेंट्री रीडर पढ़िए, उसके बारे में जब आपको पूरा पढ़ने के बाद जानकारी होगा और उसी को शॉर्टकट में यहाँ पे अबाउट द पोयम या अबाउट द प्रोज, अबाउट द सप्लीमेंट्री रीडर, तो यहाँ पे जो है ना प्रोज नहीं पढ़ा रहा हूँ, पोयम पढ़ा रहा हूँ। तो पोयम के बारे में क्या कहा गया है, कवि क्या बताए हैं, उसी को यहाँ पे बताया दे दिया गया है शॉर्टकट में। उसके बाद से इसको पढ़ने के बाद ये जब पढ़ लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद से पोएट्री के स्टैंजा पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। The poem Dust of Snow by Robert Frost is a simple and short poem, yet with a deeper and larger meaning। कहने का मतलब क्या है, ये जो पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो ये कविता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और यह जो है ना एक सिंपल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और उनका लिखा हुआ सिंपल और शॉर्ट, और सिंपल एंड शॉर्ट, उनका लिखा हुआ बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही शॉर्ट पोयम होता है। येट फिर भी विथ अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, फिर भी उनका जो अर्थ होता है ना, मीनिंग होता है ना, बहुत ही गहराई, बहुत ही उसका जो वर्ड होता है ना बहुत ही गहराई में होता है और बहुत ही बड़ा वर्ड होता है, बहुत ही बड़ा अर्थ होता है। कहने का सेंस क्या है कि डस्ट ऑफ स्नो ये जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और इनका कोई भी पोयम लिखा हुआ सिंपल और छोटा होता है, लेकिन फिर भी उस सिंपल और छोटे से का जो अर्थ होता है ना बहुत ही डीपर और बड़ा होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद से द पोएट एक्सप्लेन्स how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पोएट है ना, पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERT, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पोएट क्यों लिखा गया है, पोएट क्यों कहा गया है? क्योंकि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो मेल है न कि फीमेल है, सो इनको क्या कहा गया है? पोएट कहा गया है, यानी कवि। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं लोगों को कि हाउ एन एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो वंस ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप। यानी यहाँ पे यही बताया है कि जिस तरीके से एक बर्फ ने, जिस तरीके से पोएट जो है, पोएट जो है, कवि जो है बर्फ को अनुभव किए हैं, उसी के जैसे एक छोटा सा कार्य, एक कोई भी छोटा सा कार्य होना, वह
किसी व्यक्ति के बॉडी पे जब पड़ता है ना, कैन ब्राइटन, वो क्या हो जाता है, ब्राइटन हो जाता है वंस डे अप। वंस डे अप कहने का सेंस क्या है कि कोई भी छोटा सा कार्य मनुष्य को, दुखी जीवन को ब्राइटन जीवन में बदल सकता है, दुखी दिन को सुखी दिन में, ब्राइटन में बदल सकता है। जिस तरीके से एक बर्फ का अनुभव उन्होंने किए हैं कि बर्फ जो है, एक छोटा सा बर्फ का कण पोएट के जब बॉडी पे पड़ा था ना, तो उनका दुखी मूड खुशी मूड में क्या हो गया, बदल गया। अब चलिए, द मैसेज ऑफ द पोयम इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोयम का जो संदेश है ना, मैसेज है, इज पुट इनटू वर्ड्स, शब्दों में क्या किया गया है, पिरोया गया है। किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और यहाँ पे बोले हैं कि ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, कि हमेशा हमेशा एक बड़ा महत्व होता है किस चीज का, छोटी सी छोटी वस्तु का। यानी यहाँ पे यही बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि किसी भी छोटे से छोटे वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए। वक्त हालात कभी ऐसा आता है कि वही छोटा सा वस्तु, स्मॉल थिंग, मनुष्य को एक बड़ी जिंदगी में बदलाव ला देता है। इसलिए यहाँ पे यही कवि बताना चाहते हैं। अब चलिए, देर न करते हुए हम एकदम पोएट्री का स्टेंजा पे चलते हैं। चलिए ध्यान से समझिए, डस्ट ऑफ स्नो, इनको लिखने वाले कौन है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनको आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं, शॉर्टकट में बोल सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक बात याद रखिएगा, एग्जामिनर भी आपको जब एग्जाम पेपर में बैठेंगे तो याद रखिएगा, किसी भी चैप्टर को जो लिखे हैं उनका टाइटल जब आप लिखेंगे, टाइटल नेम, तो पहला अक्षर कैपिटल होनी चाहिए। अब चलिए जरा ध्यान से समझिए, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, एक्चुअली मैं कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हूं, लेकिन फिर भी ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर बनाऊंगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ा सा पेड़ है और ये आपका डाली है, क्या है, डाली है, और इस पे मुझे फिगर बनाने उतना नहीं आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रोड है, इस रोड से कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए इनका नाम क्या है, इनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए इस बर्ड का नाम है क्रो, कौवा, और इस पेड़ का जो नाम है ना, इस पेड़ का नाम है हेमलक, हेमलक ट्री, हेमलक ट्री। हेमलक ट्री का जो हिंदी होता है धतूरे का पेड़, धतूरे का पेड़। अब चलिए यहाँ पे इस पोयम में कवि का मेन थीम क्या है, लिखने का मेन मकसद क्या था, ये आपको ध्यान समझना है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताए हैं कि मनुष्य छोटे से छोटे वस्तु को घृणा करता है और नजरअंदाज भी कर देता है। और खास तौर से हमारे भारत में कुछ ऐसे देहात के महिलाएं हैं कि अगर कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहे हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसके रास्ते में कोई बिल्ली रास्ते को क्रॉस कर दे, इस पार से उस पार चला जाए, तो वह जो है ना उसको गलत संकेत समझते हैं। और अगर आपके आंगन में कोई कौवा आकर के, क्रो आकर के चिल्लाने लगे, तो भी निगेटिव थिंक सोचते हैं, निगेटिव थिंकिंग करते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताना चाहते हैं कि कोई भी जीव हो, पशु पक्षी जंतु कोई भी हो, उसको निगेटिव थिंक में नहीं लाना चाहिए, निगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे एक कौवे को कोई व्यक्ति जो है निगेटिव, देखिए यहाँ पे क्रो को भी निगेटिव थिंकिंग सोचते हैं, निगेटिव थिंकिंग। एंड हेमलक ट्री एक आपका धतूरे का पेड़ है जो कि एक जहर है, पॉइजन है, इसको भी क्या समझते हैं, निगेटिव थिंकिंग, इसको भी निगेटिव थिंकिंग समझते हैं। तो यहाँ पे कितना निगेटिव वर्ड्स है, 2 निगेटिव वर्ड्स, एक का नाम है क्रो और एक का नाम है हेमलक ट्री। तो ये इसको हमारे देहात में लोग निगेटिव थिंकिंग सोचते हैं, बट इसी 2 निगेटिव वर्ड ने
एक मनुष्य का जिंदगी को क्या किया, बचाया। उस मनुष्य का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक समय की बात है कि बहुत ही टेंशन में थे, बहुत ही तनाव में थे, और वह आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति तनाव में बहुत ज्यादा होता है तो दो कारण, मतलब दो जगहों पे जाता है, या तो अकेले रहना पसंद करेगा, या तो कहीं अकेले जा करके किसी पत्थर को नदी में भीगे, कोई भी चीज, जो भी व्यक्ति टेंशन तनाव रहता है ना तो वो अकेले रहना पसंद करता है। इसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी किसी रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में जाते 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 उनको एक पेड़ दिखाई दिया, और वह पेड़ का नाम था हेमलक ट्री। उसी पेड़ के नीचे वो क्या हो गए, बैठ गए, और जैसे ही, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे, बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। टेंशन करते करते आधा से अधिक दिन क्या हो गई, बीत गई। टेंशन करते करते आधा से अधिक दिन बीत गया, 1-2 बज गया, और आते आते इसी हेमलक ट्री के नीचे बैठ गए, और मायूस सेड मूड इनका था। और जैसे ही ये बैठे तो इस पेड़ के डाली पे कौन बैठे हुए थे, कौन बैठा हुआ था जी, क्रो बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो है ना बर्फबारी हो रही थी, ये जहाँ पे रहते हैं ना यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी। बर्फ होते होते पूरा पेड़ की पत्तियां, यानी पूरा पेड़ क्या हो गई थी, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण से भर गई थी। और ये जो कौवा बैठा हुआ था इसके बॉडी पे भी डस्ट ऑफ स्नो भर गया था। और जैसे ही कौवा उस डाली से फड़फड़ाते हुए उड़ा, तो उसका डस्ट का कण, जो डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ का कण था ना, वो किसके ऊपर आकर के गिर गया, कवि के ऊपर आकर के गिर गया। और जैसे ही वो स्नो बर्फ जो है ना कवि के ऊपर आकर गिरा, तो उनका मानो की चमत्कार, मानो की साक्षात भगवान उनके सामने आकर प्रकट हो गए, और उनके सिर पे मानो की हाथ रख दिए, और उनका जो मूड था, सैड मूड था, हैप्पी मूड में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वहीं पे बताते हैं कि जिस मनुष्य जिस चीज को निगेटिव थिंकिंग सोचते हैं, वही निगेटिव वर्ड कभी कभी मनुष्य के जीवन को बहुत बड़ा बदलाव कर देता है। अब एक एक एग्जांपल अच्छे से समझिए। द वे का मतलब ध्यान समझिए, एक रास्ता होता है और एक उपाय होता है। कोई नहीं कहता है कि कोई रास्ता सोचो ना यार, बहुत तकलीफ में फंसे हुए हैं, कोई रास्ता सोचो, कोई रास्ता निकालो, कोई उपाय निकालो। तो द वे या दी वे, जिस तरीके से एक कौवे ने, और एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, जिस तरीके से पोट्री की बात कर रहा हूं, पोट्री में जैसे स्टेंजा लिखा रहता है ना, उसका एक एक वर्ड का अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे यूपी और बिहार में लोग क्या करते हैं ना, मेरे बच्चे, क्या बात ध्यान सुनाई दे रहा है ना, यूपी बिहार के लोग ज्यादा क्या करते हैं ना कि इंग्लिश पढ़ते हैं, उसका सेंटेंस पढ़ते हैं, और एक एक वर्ड का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। इस तरह से करेंगे तो आप शुद्ध तरीके से अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। बस उसका सेंस होना चाहिए, आप पढ़ते जाइए, धीरे धीरे उसका भाव आपको समझ में आ जाएगा। पोएट्री में होता क्या है ना कि लाइन छोटा होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, उसकी जो अर्थ होती है ना, लार्ज एंड डीपर होता है, बड़ा और गहराई में होता है। छोटे से सेंटेंस, पोएट हो या पोएटेस हो, कवि हो या कवित्री हो, यही कहते हैं कि हम अपने सेंस में छोटा सा लाइन लिखते हैं, लेकिन इसको भाव से अपने से बढ़ा चढ़ाकर क्या किया जाता है, बोला जाता है। अगर सेंटेंस में हास्य रस हो, यानी खुशी का भाव हो, तो ऐसे तरीके से किसी को पढ़ाइए कि सामने वाला हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। और अगर इस पोएट्री में अगर कोई स्टेंजा करुण रस हो, दुख भरी बातें हो, तो ऐसे तरीके से व्यक्त कीजिए कि सामने वाला सुने तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाए। पोएट्री यही कहता है कि गहराई में डूब जाना चाहिए। किसमें डूब जाना चाहिए? गहराई में डूब कर अर्थ निकालना चाहिए। उसी तरीके से हम जिस तरीके से सेंटेंस पढ़ाएंगे, तो एक एक वर्ड का अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें एक एक वर्ड अपने से जोड़ते हुए, अपने से जैसे समझ में आए उस तरीके से जोड़ते हुए चलिए। यहाँ पे लिखा है द वे, जिस तरीके से अक्रो, एक कौवा, अक्रो, जिस तरीके से, सर थोड़ा देखिए इसमें सिस्टम क्या गड़बड़ हुआ है, देखिए यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है, थोड़ा आकर चेक कर लीजिए। हाँ चलिए बाबू ध्यान से देखिए, द वे, जिस तरीके से अक्रो, एक कौवा। अब यहाँ पे अक्रो लिखा है, तो आप अपने सेंस में नहीं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखिए, जिस तरह लिखा है उस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अ मतलब एक, क्रो मतलब कौवा, जिस तरीके से कौवा, उसमें ने जोड़ दीजिए। जिस तरीके से एक कौवे ने, सुख का मतलब होता है हिलाना, सुख का मतलब होता है हिलाना। जिस तरीके से एक कौवे ने सुख हिला करके डाउन गिराया, अन मतलब पर। किस पर गिराया? मी, मुझ पर। यहाँ मी कौन है? यहाँ मी जो है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
तो द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर हिलाकर गिराया। व्हाट, क्या है, व्हाट सुक, क्या हिलाकर गिराया, व्हाट सुक डाउन, क्या हिलाकर गिराया। क्वेश्चन का जवाब मिल गया, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ का कण हिलाकर गिराया। कहां से, फ्रॉम का मतलब से, कहां से हिलाकर गिराया। अ हेमलक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, एक धतूरे के पेड़ से। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार और रिवीजन, एक बार और रिवीजन। जो जुनून से पढ़ना है आपको, एकदम बढ़िया से पढ़ना है, बस आप समय बर्बाद न करें। द वे या दी वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री, जिस तरीके से एक कौवे ने, देखिए यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे देखिए सर क्या सिस्टम है क्या। देखिए एक बार और रिवीजन। जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ का कण धतूरे धतूरे के पेड़ से सुक डाउन किया, हिलाकर गिराया, तो क्या हुआ। पहले स्टेंजा में, पहले वाले स्टेंजा में ये कौवे के क्रो के बारे में बात कर रहा है, और ये क्रो किस पे बैठा हुआ है, हेमलक, हेमलक ट्री पे बैठा हुआ है, और उस कौवे का विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, कि जिस तरीके से आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाइए, जिस तरीके से एक कौवे ने एक धतूरे के पेड़ से बर्फ का कण मेरे ऊपर हिलाकर गिराया, तो क्या हुआ, आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कहने का सेंस क्या है, बस भाव समझना है। हैज गिवन, उसने दे दिया, माई हार्ट, मेरे हृदय को दे दिया, अर्थात उसने मेरे हृदय को दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने से सेंस लगा करके बोल सकते हैं, अ चेंज ऑफ मूड, अ चेंज ऑफ मूड। मूड का मतलब होता है मनोदशा, मूड का मतलब होता है मनोदशा। आपके मन में क्या चल रहा है, अगर आपके मन में दुखी का भाव चल रहा हो, दुखी हो, एक्सप्रेशन हो, तो आपका जो मूड है ना, उस तरीके से दुखी मूड में हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से बर्फ का कण मेरे ऊपर हिलाया, तो मेरा हृदय और मेरे मनोदशा क्या हो गई, बदल गई, चेंज हो गई। एंड और सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, एंड सेव्ड का मतलब बच गया, सेव्ड का मतलब बच गया, सम पार्ट, कुछ पार्ट बच गया, कुछ हिस्सा बच गया। किस चीज का सम पार्ट सेव हो गया, ऑफ अ डे, एक दिन का मेरा कुछ हिस्सा। कुछ, देखिए यहाँ पे सम वर्ड बोला है, सम का मतलब कि थोड़ा सा वर्ड, मतलब ये आधा से अधिक दिन क्या हो गई थी, उनका कवि का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्बाद हो गया था। बट सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, बट कुछ पार्ट जो है ना, एक दिन का कुछ पार्ट क्या हो गया, बच गया। आई हैड रूइड, जो मैं क्या कर चुका था, यहाँ पे देखिए आई हैड रूइड, मुझे क्या था, मुझे रूइड था। यहाँ रूइड का ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सिनोनिम पूछता है, इसका मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट, यानी पछताव होना, पछताव होना, पछताव होना। यानी आई हैड रूइड, मुझे क्या था, पछतावा था। क्लियर हुआ? एक बार और, एक मिनट, मात्र 1 मिनट और बने रहे, एक बार और रिवीजन फटाफट कर ले, ध्यान से समझे। चलिए एक बार फटाफट मेरे साथ बोलिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री, जिस तरीके से एक कौवे ने एक धतूरे के पेड़ से बर्फ का कण मेरे ऊपर हिलाकर गिराया, तो क्या हुआ, तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, तो मेरा हृदय और मेरी मनोदशा क्या हो गई, दुखी मूड से खुशी मूड में, हैप्पी मूड में बदल गया। एंड और सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और एक दिन का कुछ हिस्सा क्या हो गया, बच गया। आई हैड रूइड, मुझे क्या था, पछतावा था। अब यहीं पे आपका जो है यह चैप्टर समाप्त होता है। इसका अगला वीडियो, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उसको मैं बहुत ही विधिवत तरीके से सॉल्व कराऊंगा, और आप लोग और आप अच्छे से इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। सही टाइम पे आप लोग जो है ऑनलाइन भी क्लास चलेगा, उसको भी आप अच्छे से ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।